गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और मॉडरेट फेज़ के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आईएनसी की फाउंड हुई थी कब? 28 दिसंबर 1985 को। फॉर्मेशन जो है, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री की, खासकर जो स्ट्रगल थी इंडियन इंडिपेंडेंस की। कुछ की डिटेल्स इसकी फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है। अब मुंबई है। फाउंडर कौन थे? देखो, ये बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है ए ह्यूम जो है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी, जो एक रिटायर्ड जो है सिविल सर्वेंट था। और कुछ बाकी जो है बहुत सारे लीडर्स थे तब के टाइम के, इंडियन लीडर्स उसके साथ, जैसे दादा भाई नेहरू है, दीन शाह वाचे है, और भी बहुत सारे थे, जैसे गोलकदास तेजपाल थे जो संस्कृत कॉलेज मुंबई में। इन लोगों के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आते हैं, आनंद मोहन बोस भी आते हैं, जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओवर द टाइम जो आर्किटेक्ट थे। इनिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस्टेब्लिश की गई थी एक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक ऐसा मंच जो जहाँ पे लोग जो है अपने दुख, जो इंडियन लोगों के ग्रीवियंस हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, वो बता सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। और प्रमोटिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म के विद इन जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। बट इट सीक्स के इसका ओरिजिनल एम ये कोई इंडिया की आज़ादी नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चीज़ें जिस तरीके से अभी एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है मुल्क को, उसका थोड़ा उससे थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिले, और ज़्यादा इंडियन लोगों को भी क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल में उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। जो पहली जो फर्स्ट सेशन हुआ, उसको उसमें किसने प्रिसाइड किया था? वोमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, जो एक बंगाल के प्रोमिनेंट लीडर थे। बाकी भी बहुत सारे थे, जैसे फिरोज शाह मेहता हैं, बदरुद्दीन तैयब हैं, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, ये काफ़ी बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, जो इस फर्स्ट सेशन में जो है प्रेजेंट थे, जो अर्ली फेज ऑफ टाइम में, ठीक है। बाकी जो गोविंद रानेडे है, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे लोग, ठीक है। पहली वुमेन जो इनकी जो थी 1890 में जो है, जो कदम्बनी गंगोली थी, वो पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिसने जो है एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन को 1890 में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका प्राइमरी रोल क्या था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो इंडियन की वॉइस, उनकी ग्रीवियंस को सीख करेगी, रिफॉर्म लाएगी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो, इनिशियल एम जो 1885 से 1900 के बीच में था, ठीक है। ये देखते हैं रिप्रेजेंटेशन पर। देखो, अर्ली जो ऑब्जेक्टिव था, जो अर्ली इनका मकसद था कि इंश्योर करे कि इंडियंस जो है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिले ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। आईएनसी का ये एम था कि और ज़्यादा इंडियन को, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उनमें इंडियंस को भर्ती होना चाहिए उनकी गवर्नेंस चलाने के लिए। तो ये था रिफॉर्म पॉलिसी। देखो, कांग्रेस का एम था कि जो रिफॉर्म किए जाएं, जो डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी है, ठीक है, कि यूरोपियंस को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, इंडियंस को नहीं, उनमें रिफॉर्म होना चाहिए। वो प्रैक्टिस जो अफेक्ट कर रही है इंडियन पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली एरिया जैसे एजुकेशन में, टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन एरियाज़ में जो इंडियंस है उनका पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। देखो, आईएनसी ने सॉर्ट के ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। फोकस किया कि सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हंगामे से नहीं, हड़ताल से नहीं, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स में। इन्होंने डिमांड किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर में, वो एक्सपैंड होनी चाहिए, और उसमें जो है इंडियंस का से भी होना चाहिए गवर्नेंस में। इकोनॉमिक और सोशल, देखो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो अर्ली कांग्रेस लीडरशिप थी उनका ये एम्फसाइज था कि सोशल रिफॉर्म्स और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडियन के लिए होने चाहिए। वो चाहते थे कि इंडियन मिडिल क्लास का स्टेटस इंप्रूव हो, ट्रेड में, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए इंडिया में। और तो ये कुछ अर्लियर एम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर एरा शुरू होता है। देखो, एरा ऑफ मॉडरेट, हम एक्सट्रीमिस्ट का एरा भी पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री जो है ना, एरा ऑफ मॉडरेट जो है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में रेफर किया जाता है। कौन सा टाइम? 1885 से 1905 का टाइम, जब लीडरशिप कांग्रेस की जो प्राइमरी जो कंपोज थी, कुछ मॉडरेट लीडर्स थे,
ठीक है, जो चाहते थे कि धीरे धीरे आराम आराम से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म होने चाहिए, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं हटनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का अलग था, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट रहे, बट इंडियंस का पार्टिसिपेशन यहाँ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए और पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होना चाहिए। ये था कुछ की जो फीचर्स थे अर्ली मॉडरेट के ग्रेजुअल रिफॉर्म के। मॉडरेट ये बिलीव करते थे कि इंडिया शुड अचीव पॉलिटिकल राइट और सोशल रिफॉर्म होने चाहिए, जैसे सेल्फ हेल्प है, सेल्फ रूल होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग ब्रिटिश गवर्नेंस है उसके अंदर ही। ये नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हटा दियो, नहीं नहीं, उनका फोकस था कि धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए। और डिमांड नहीं की कि रादर देन उनको ये डिमांड की ब्रिटिश से कि हमको आज़ादी दो अभी इमीडिएटली, नहीं। उनका अप्रोच था कि बेस्ड ऑन बिलीफ के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को। रैशनल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये एक भाई इट इज़ अ रैशनल थिंग दैट तुम अपनी गवर्नमेंट रखो, तुम हम पे हुकूमत करो, तुम हम पे रूल करो, बट कुछ हमें राइट्स भी तो दो। तो ये मानते थे, ठीक है। पॉलिटिकल मेथड देखो मॉडरेट जो है किस तरीके से इन डिमांड करते थे, वो चाहते थे रिफॉर्म, जैसे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेटिव का जो काउंसिल है उसमें जो सेंटर की इम्प्रूवमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होने चाहिए एरिया जैसे एजुकेशन में, टैक्सेशन में, जस्टिस सिस्टम में। लेकिन वो देखो वो किस तरीके से पटिशन करते थे गवर्नमेंट को, जैसे कोर्ट में पटिशन ही करते ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और पीसफुल प्रोटेस्ट और पटिशन रादर देन यूजिंग या कन्फ्रंटेशन और मास मूवमेंट। नहीं, सब लोग बाहर निकल के एकदम हंगामा नहीं कर रहे, पीसफुली बैठ के बस हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये दो, कन्फ्रंट नहीं कर रहे उनको आमने सामने, पटिशन दे रहे हैं। ये इस तरह के मेथड है प्रे पटिशन वाले। कुछ की डिमांड देखो, की डिमांड्स में सबसे पहली तो कि डिमांड थी कि इंक्रीज करो रिप्रेजेंटेशन, जो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो सिविल सर्विसेज है, या बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एजुकेशन सिस्टम में पर्टिकुलरली जो हायर एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की उन्होंने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कि रिड्यूस करो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया का, इंक्लूडिंग जो प्रमोट करनी चाहिए, हमें इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए, लैंड के टैक्सेस रिड्यूस करो, ड्रेन ऑफ वेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस किया, जो इंडिया से जो है ब्रिटेन की तरफ जो इतनी धन दौलत जा रही है यहाँ से, उसको लोगों के सामने लाया। सेल्फ गवर्नमेंट, जो इवेंचुअल एम था मॉडरेट का कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट लानी है इंडिया में, थ्रू दे वर नॉट एडवोकेटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, लेकिन ब्रिटिश के ही अंडर, मतलब यूके से चाहे गवर्नमेंट चले, लेकिन हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए, चाहे हम उनके सबऑर्डिनेट बन के रहे। वो चाहते थे कि मोर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंडियंस को मिले ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही। ये सेल्फ गवर्नमेंट का एक्चुअली उनका एम था मॉडरेट का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इस तरीके से गेन करनी। कुछ प्रोमिनेंट लीडर जैसे दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ये कुछ पहले जो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर पहले इंडियन थे, और ये फोरमोस्ट प्रोमिनेंट थे कि एक्सप्लोइटेशन थ्योरी जो है ब्रिटिश रूल की, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की किस तरीके से ब्रिटिश जो है इंडियन वेल्थ को जो है वहाँ से एक्सप्लोइट करके यहाँ ला रहे हैं इंग्लैंड में। गोपाल कृष्ण गोखले, ये मेंटर थे एक्चुअली महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक एडवोकेट और सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे। वो बिलीव करते थे कि विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करके भी लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी एक बंगाली प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही अचीव की जा सकती है पॉलिटिकल राइट्स। फिरोज शाह मेहता और दीन शाह माचे, ये भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स थे अर्लियर कांग्रेस के वर्क में और रिफॉर्म में और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए जो बातें कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिसीज और टैक्टिक, देखो मॉडरेट प्रेफर करते थे कि हम गवर्नमेंट को, मैंने आपको कितनी बार बताया, पटिशन करेंगे गवर्नमेंट को थ्रू मेमोरियल बनाकर, रेजोल्यूशंस के थ्रू अपील करेंगे। इस तरीके से जो ब्रिटिश के जो लिबरल लोग हैं, जो लोग जो सिंपथाइजर है इंडिया के, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो लोग जो है उनको जो है उनके फेवर अपने हिस्से में करेंगे। और इस तरीके से मतलब क्या, ओपन टू डायलॉग और निगोसिएशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ना कि डायरेक्ट कोई कन्फ्रंट्रेशन कर रहे हैं या मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करके। कुछ की अचीवमेंट जो मॉडरेट के द्वारा हुई, 1855 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ये पहले सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी मॉडरेट्स की। इस एक्ट ने जो है इंक्रीज कर दिया नंबर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। फिर दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1901 में कि पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश इंडिया,
दादा भाई नेहरू जी ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया की वेल्थ को जो है वो इंग्लैंड की तरफ ला रहा है, और वो इंडिया की जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसको और इंक्रीज़ कर रहा है। वहाँ पे पॉवर्टी हो रही है, वहाँ पे रूरलाइजेशन हो रही है, वहीं जो है इंग्लैंड जो है वो रिच होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में जो है उन्होंने बताई थी 1901। इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पर अगर हम इकोनॉमिकली जो बताएं कि क्या क्या थे, देखो सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी मॉडरेट लोगों ने किया था, ये चीज़ें उनके अचीवमेंट्स है। ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रोमिनेंट जैसे मॉडरेट लीडर और इकोनॉमिस्ट थे और जो फेमस थे उनके आर्टिकुलेशन के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए, और उनके वर्क इंडिया और अनअर्बन रूल इन इंडिया। दादाभाई नारोजी ने आर्ग्यू किया कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इंडिया की वेल्थ का है वो ड्रेन्ड यहाँ से निकाल कर जो है ब्रिटेन में लिया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लोइटेशन, देखो ब्रिटिश के उन्होंने क्या क्या बताया कि ब्रिटिश जो है यहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, कॉटन, जूट, टी एटसेट्रा इंडिया से, और वो एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन में बहुत कम प्राइजेस पे, लो प्राइस में, याद रखना लो प्राइजेस में कर रहे हैं, उसको वहाँ प्रोसेस कर रहे हैं और फिर दोबारा से इंडिया में बेच रहे हैं हाई प्राइस में। देखो किस तरीके से। अच्छा, ट्रांसफर टू ब्रिटेन, एक पोर्शन जो है रेवेन्यू का जो जनरेट किया जाता है इंडिया में थ्रू टैक्स के थ्रू पैसा जनरेट किया जा रहा है। लैंड रेवेन्यू है, चाहे वो ट्रेड से प्रॉफिट निकाला जा रहा है, वो भी ब्रिटेन में भेजा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी मिल रही है, जो हाई ऑफिशियल्स है उनको जो सैलरी मिल रही है वो कहाँ, इंडिया में काम कर रहे हैं। और पेंशन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए, उनके लिए रेमिटेंस, इस तरीके से। फिर डिप्लीशन ऑफ इंडियन वेल्थ, अब प्रॉफिट जो है लेबर से, इंडियन लेबर से, रिसोर्सेज से जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, चाहे वो रेलवे है चाहे पोर्ट्स है, ये किसको बेनिफिट कर रहा है, ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेनिफिट कर रहा है ना कि इंडियन पॉपुलेशन को। क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टैग्नेंट प्रोड्यूस की गई है इंडिया में और ब्रिटिश वहीं रिच होता जा रहा है, क्योंकि ट्रेन्स बिल्ड की गई थी उनके लिए, ना कि हमारे लिए। लोग बोलते हैं ना एक ब्रिटिश ने अच्छा काम किया, ट्रेन बिल्ड की। अबे वो ट्रेन से जो है जो जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पीछे है, वहाँ से रॉ मटेरियल ला के सीधे जो है कहाँ पे, पोर्ट्स पे ला रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो एक तरह का ये भी डिप्लीशन ऑफ जो क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ही हो रहा है ना। डिस्ट्रक्शन इंडियन इंडस्ट्रीज का, देखो इम्पैक्ट जो ट्रेडिशनल इंडिया, बिसाइड जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे टेक्सटाइल है, क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, अब ब्रिटिश जो है अपना इंपोर्ट कर रही है। देखो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रही है, वहाँ से फिनिश्ड गुड लाकर यहाँ पे जो है लार्ज स्केल में क्या कर रही है, इंडिया में बेच रही है चीप में, क्योंकि वो मशीन से बनाई गई है, पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल से। तो ये क्या हुआ, इंडियन जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल स्केल पे कुछ चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों को पूरी तरह खत्म हो, क्योंकि उनसे कौन खरीदेगा, वो हाथ से कई दिन लगा के बनाते हैं। ये एक दिन में 100 शर्ट बना के मशीन से भेज देंगे, वो भी 150 रुपये की फॉर एग्जाम्पल। वहीं जो बंदा 3 महीने काम करेगा किसी शर्ट पे, तो वो 150 क्यों लेगा, वो 300 रुपये लेगा ना। अब ये 300 की कौन खरीदेगा, 150 की खरीदेंगे। इंडिया जो है, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को टर्न कर दिया एक सप्लाई रॉ मटेरियल को की तरह। कॉटन, जूट, इंडिको, टी यहाँ से भेजा जा रहा है, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं अपनी, देखो ना, इंडिया की ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन टर्न ये भी रोक रही है कि इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल बेस ना बने। वो डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरीके से रोकी, और फोर्स किया कंट्री को कि वो डिपेंड करें ब्रिटिश पे अपना मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, क्योंकि अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाने ही नहीं दे रहे। इन तो बंदा कहाँ से खरीदेगा, फिर बंदा ब्रिटिश की तरफ हाथ फैलाएगा कि भाई लो पैसा, हमें चीज़ें दो बस, वी नीड, अपना लिवलीहुड कैसे तो सस्टेन करना है ना उन्होंने। फिर इकोनॉमिक ड्रेनेज और थ्रू ट्रेड, देखो ब्रिटिश पॉलिसी जो है ना वो फेवर कर रही थी फ्री ट्रेड, जो बेनिफिट करेगा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर को, वाइल इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हो उनके लिए फ्री ट्रेड है इंडिया के लिए। वहीं अगर इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनके साथ अनफेयर रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो जो है एक्सपोर्ट करेंगी रॉ मटेरियल इंडिया से और इंपोर्ट करेगी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर के लिए, तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हाई टैरिफ से। अगर इंडियन ट्रेड जो है, इंडिया अगर किसी तरह का गुड सप्लाई करेगा ब्रिटेन को, तो हाई ट्रैफिक से। वहीं अगर ब्रिटिश इंडिया में भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फ्री है। इससे क्या हुआ, फ्लडिंग हुई मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, वो जो सीवियरली इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज को हार्म करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो इम्पोज की ब्रिटिश ने, ठीक है, ब्रिटिश ने कंट्रोल किया इंडियन रुपीज़ को, जिसको आर्टिफिशियली बहुत कम रखा, लो पे। अगर हम पाउंड स्टर्लिंग की बात करें, ताकि क्या हो, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो और कॉस्ट इंपोर्ट करना जो है वो महंगा हो। इस तरीके से वेरियस पॉलिसीज जो ट्रेड की लगाई, इसने जो है बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट डाला इंडिया की इकोनॉमी पे।
एग्रीकल्चर एक्सप्लोइटेशन, देखो परमानेंट सेटलमेंट कितनी बार हमने पढ़ा है बंगाल में, इससे एक्सप्लोइटेशन हुआ फार्मर्स का, इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स होगी। इंडिया हाई टैक्स इंपोज किए, लोग मनी लेंडर से तंग आए, पॉवर्टी, डेप्ट फॉर फार्मर्स, कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, कैश क्रॉप्स, इंडिगो जैसी क्रॉप्स, ओपियम जैसी क्रॉप्स, ठीक है, जिन्होंने ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स जो है जिनसे खाना पीना बनता है, मतलब चावल, आटा, गेहूँ, अब ये चीज़ें थी, ये चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है ये कैश क्रॉप्स जो है ज़बरदस्ती, वो वैसी पॉलिसीज एग्रीकल्चर थी कि हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर उगाएंगे जिनकी डिमांड है यूरोप में, वो उगवाने पे मजबूर किया गया, और फूड क्रॉप्स रही नहीं, इससे फेमाइंस आए, लोग भुखमरी आई, फूड की शॉर्टेज आई, इंडियन पीजेंट जो है वो फोर्स किया गया उन्हें कैश क्रॉप को उगाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, रादर देन के वो क्रॉप्स उगाएं जिनसे उनका गुजारा हो सके। फेमाइन की वजह से लोग, लाखों लोग मरे, और ब्रिटिश ने जो है इन फेमाइन को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया, निगलेक्टेड। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग के रिलीफ एफर्ट दी जाए, वेल बींग फार्मर्स का देखा जाए, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपोर्ट ब्रिटेन को, और मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो सफ़र हुए, और ढाई भूखमरी से लोग मर गए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडियन, देखो वाइल इंडिया ने बिल्ड किया है एक्सटेंसिव रेलवे, लेकिन मैंने आपको बताया ना, रेलवे इसलिए नहीं बिल्ड किया कि तुम लोगों की सुरक्षा हो, तुम लोगों को सुविधा मिले, लेकिन रेलवे को एक इकोनॉमिक नीड एज ए टूल यूज किया गया, ताकि रॉ मटेरियल डिफरेंट एरिया से जो है आएगा इंडिया के पोर्ट्स में, और यहां से एक्सपोर्ट होगा, तो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट और डेप्ट, देखो टैक्सेशन बाई ब्रिटिश ने इनॉर्मस बर्डन डाला इंडिया के किसानों पे, इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल लोग थे, जो वो पे ही नहीं कर पाते, और वो उस मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस गए, जमींदारों के नीचे दब के लाखों की जमीन गई। लोन फॉर मिलिट्री, देखो गवर्नमेंट ने जो फोर्स किया इंडिया को कि वो लोन ले, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो लोन ले मिलिट्री एक्सपेंडिचर के और बाकी इंपीरियल प्रोजेक्ट्स के लिए, इससे जो है इंडिया जो है और कब्जे में डूब गया, जो बर्डन जो उसने फाइनली क्रिपल कर दिया इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से, समझे। तो ये वेरियस चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं जो आज हमें पता चल रही है, तब के लोगों को नहीं पता थी, ये सारे मॉडरेट्स ने जो है लोगों के सामने लाए। तो मॉडरेट्स का क्या अचीवमेंट, फाउंडेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, ग्रेजुअल रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन जैसे अचीवमेंट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 का, 1909 का, इकोनॉमिक अवेयरनेस और क्रिटिक बने जो ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन के, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जैसी चीज़ें लाकर उन्होंने सामने लाया कि हाई लैंड रेवेन्यूज़ हैं, ये चीज़ें, ये काम गलत कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को ऐसे बाहर ले जा रहे हैं, हम पर जो है जो चीप गुड्स फेंक रहे हैं, और हमको रूरलाइजेशन किया जाए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें सारी कौन, मॉडरेट सामने लेकर आए, इन्होंने प्रमोट की नेशन यूनिटी एंड इंडिया के आइडेंटिटी लोगों को बताया कि व्हाट आवर पास्ट यूज टू होल्ड, हमारे इतने बड़े एम्पायर्स थे, हमारा ये कल्चर है, हमारी ये ट्रेडिशंस हैं, जो ओवर द टाइम ब्रिटिश ने जो है ये कह के कि ये एक बारबेरियन और स्नेक चार्मर से लोगों के दिमागों में वो डाल दिया था कि इंडियन कल्चर इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ये इन्होंने बताया कि नहीं, ब्रिटिश इज सेइंग इज द वाइट लाई, वी हैव टू फील प्राउड। तो ये चीज़ें सामने लेके आए। अब लिमिटेशंस थी, फेलियर टू अचीव सब्सिट्यूएंट, को पॉलिटिकल चेंजेस वैसी ला नहीं पाए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 जो थे वो कुछ पार्शियल रिफॉर्म थे, लेकिन कोई इंडिया को एक मीनिंगफुल पॉलिटिकल पावर नहीं दे पाए, कोई कंट्रोल गवर्नेंस के ऊपर नहीं आया। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी भी जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ही ले, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अभी भी बहुत लिमिटेड थे। कंजर्वेटिव और ग्रेजुअलिज्म, देखो बहुत स्लो अप्रोच थी, बहुत लोगों को ये अप्रोच लगी कि अकोमोडेटिंग और बहुत पैसिव है, जो कंटिन्यू ब्रिटिश एक्सप्लोटेट कर रही है उसके हिसाब से बहुत स्लो है। जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की वो और ख़राब हो गई है ब्रिटिश रूल के अंदर, और बहुत सारे जो यंगर और रेडिकल लीडर थे वो पर्टिकुलरली जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्रिटिसाइज करने लगे इन मॉडरेट्स को कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, यू आर लेक ऑफ अर्जेंसी और इनएबिलिटी के तुम चैलेंज नहीं कर रहे इफेक्टिवली, तुम प्रे पटिशंस में पड़े हुए, प्रे पटिशंस में। देखो ये मास को मोबिलाइज नहीं कर पाए जैसे एक्सट्रीमिस्ट ने किया, ये क्योंकि ज़्यादातर कंपोज थे एजुकेटेड एलाइट्स, और मोबिलाइज नहीं करके मासेस को, पीजेंट्स को, इंडियन सोसाइटी जो डिफरेंट सेक्शंस थे, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम है। कम्युनल रीजनल टेस्ट, देखो ये कमी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ फॉर एग्जांपल, जिसको देखा जाता है ब्रिटिश का अटेम्प्ट के डिवाइड करो रूल करो, ये भी एक टेंशन जो फर्दर अंडरमाइन किया मॉडरेट्स ने। जो विजन था यूनाइटेड इंडिया का, कहीं ना कहीं जो है ये जो है वो कम्युनल जो आइडेंटिटी है लोगों की, यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन वो एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है डिफरेंट रिलीजन्स में वो नहीं कर पाए।
लेगेसी क्या है? फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर स्ट्रगल। देखो डिस्पाइट इनका फेलियर का, मॉडरेट ने एक फाउंडेशन लेकर दिया फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने से, बाय ऑर्गेनाइजिंग ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे लीडर, जो रेडिकल लीडर्स आएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक सेंटर बन जाएगा नेशनलिस्ट डिस्कशंस का, डिमांड सेल्फ रूल की आगे कंटिन्यू ग्रो होगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस कुछ लेटर लीडर्स का भी होगा, जैसे महात्मा गांधी का किस तरह की मूवमेंट चलेगी, रेडिकल स्टांस भी लेंगे बाल गंगाधर जैसे, तिलक जैसे लोग। तो कहीं ना कहीं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बना, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना कि जहाँ पे लोग जो है फर्दर एक चिंगारी जो नेशनलिज्म की है वो उग गई। अब पीपल हु वांट टू फाइट दे यूज टू जॉइन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मॉडरेट फेज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर इंडिया की जर्नी देखें हम इंडिपेंडेंस की, तो इसने कोई इमीडिएट पॉलिटिकल नॉट अचीव्ड, इमीडिएट कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं अचीव की, लेकिन मॉडरेट नेशनलिज्म ने एम्फसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, सोशल सोसाइटी को रिफॉर्म करके, ठीक है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिससे फ्यूचर में जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल होगी वो आसान होगी। ये पीरियड में बड़ा लिमिटेड सक्सेस मिली, कोई ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और रिफॉर्म, मतलब ना ही कोई सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई ज़्यादा ही इनको पावर ही मिल गई, ना ही कोई इन्होंने एक्सेसिव रिफॉर्म किए, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे जो ब्रिटिश के जो डीप, ठीक है, जो ब्रिटिश के डीप जो उनके मकसद थे, जो उनके इंटेंशंस थे, और व्हाट दे वर डूइंग फॉर द पास्ट 100 ईयर्स से वो क्या कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने लेकर आए। उनकी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज लोगों को पता था, लेकिन मासिस को इतना नहीं पता था। उनकी एक्सप्लॉइटेटिव जैसे लैंड रेवेन्यू है, उनकी इकोनॉमिक्स, रेलवे के पीछे का उनका कारण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है मॉडरेट सामने लेकर आए, ठीक है। इन्होंने इंस्पायर किया बहुत सारे लोगों को सामने आने के लिए। इन्होंने एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लोगों के अंदर डाली, समझे। इस तरीके से जो है ये जो है राइज हुआ नेशनलिज्म का, ठीक है। एक होता है ना नेशनलिज्म जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं अर्लियर नेशनलिज्म का जो राइज है वो कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन जो है मॉडरेट्स ने रखा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये चला इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके अराउंड हम लोग अब पढ़ेंगे जो है एरा जो है वो मिलिटेंट नेशनलिज्म का। मिलिटेंट जो नेशनलिज्म है 1906 से जो है 1905 से लेके 18 के बीच का, ठीक है। तो ये मॉडरेट फेज था, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।